Restoration is just sharing with you while phone. And here you will come to know कि we are going to get what? We are going to get about रेस्टोरेशन ये 1660 से 1700 ईस्वी तक रहा है। इसके बारे में पहले भी बात हुई है, बट अगेन वी हैव टू टेक दिस पॉइंट। रेस्टोरेशन है 1660 से 1700 ईस्वी। Here there are some important points which we have to go या which we have to cover। और उसमें से जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एज है व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स रेस्टोरेशन इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1616 to 1700। यू विल कम टू नो दैट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कौन सा? सबसे पहला पॉइंट की दिस पार्टिकुलर रेस्टोरेशन एज इज अल्टीमेटली री-एस्टैब्लिशिंग ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वह क्या है? दिस एज इज टेकन फॉरवर्ड री-एस्टैब्लिशिंग ESTABLISSIN री-एस्टैब्लिशिंग ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड। री ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पॉलिटिकल सिचुएशन कि कैसे चार्ल्स फर्स्ट वाज assassinated in 1649। उसके बाद चार्ल्स सेकंड लेफ्ट इंग्लैंड एंड वेंट टू फ्रांस फॉर 11 years। In 1660 he came back from France and that particular date is known as restoration day। तो जो आपका 1649 से लेकर के 1660 तक का 11 साल का जो पीरियड था, वहां पे आप देखेंगे इंग्लैंड में किंगशिप नहीं थी। इंग्लैंड में से मोनार्की जा चुकी थी। तो उसकी जगह पर आप ये देखेंगे दोबारा इंग्लैंड में मोनार्की क्या आती कब आती? 1660 में। तो re-establishing of monarchy in England in 1660। This is a very point in 1660। In 1660, re-establishing of monarchy in 1660। So this is a very important one, re-establishing of monarchy in 1660। Now the second point, yeah, uh, who's- one minute, let me check it। तो अब जा रही है आवाज? अब okay, okay, okay। So in this class we are taking what? In this class we are taking restoration age, number 1 point। This restoration age covers the period from 1660 to 1700। 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया कि यह जो एज है यह एज किस लिए आया हुआ है कि री इस्टेब्लिशिंग ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मोनार्की का री इस्टेब्लिशिंग हुआ इसलिए यह एज फेमस है जो है। नंबर 2 पॉइंट, द एज इज रिमार्केबल। द एज इज remarkable for reopening
रीओपनिंग, REOPENING, फॉर रीओपनिंग ऑफ थिएटर इन 1660। दूसरा जो पॉइंट है कि यह एज क्यों फेमस है, यह एज इसलिए फेमस है, मोनार्की रीस्टैब्लिश होती है, थिएटर को रीओपन किया जाता है। जब थिएटर रीओपन किया जाता है तो वह डेट कौन सी है, वह डेट आपका 1660 है। द एज इज रिमार्केबल फॉरवर्ड फॉर रीओपनिंग ऑफ थिएटर, ये दूसरा पॉइंट है। मे आई नो कि वेन थिएटर वॉज बैंड, या 1642। तो एक पॉइंट ये भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट की थिएटर वॉज बैंड इन 1642। जो थिएटर है वह 1642 ईस्वी में बैन कर दिया गया था। यह एक बहुत उसका निगेटिव पॉइंट, मतलब एक बड़ी चीज हुई थी जो जेम्स फर्स्ट के चार्ल्स फर्स्ट के समय में हुई थी कि 1642 में थिएटर वॉज बैन। और उसके बाद आप देखेंगे इसको रीओपन किया जाता है 1660 ईस्वी में। नाउ द थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द एज was famous for the age is known, KNOWS, the age is known for, जो एज है इसको और किस नाम से जाना जाता है, और नाम से क्या जाना जाता है, द एज इज नोन फॉर व्हाट, द एज इज नोन फॉर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्लडलेस, BLOODLESS, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, GLORIOUS, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन 1688। जो एज है इस एज को जो है एक और घटना के लिए जाना जाता है। वह घटना क्या रही है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जिसको रक्त विहीन क्रांति कहा जाता है, बगैर खून खराबा के, या उसी को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कैसे जो किंग थे उनको कैसे जो है गद्दी से उतारा गया, फिर कैसे जो है मतलब एक किंग को डिथ्रोन करने के लिए पहले एग्जाजिनेट किया गया था, लेकिन इस समय जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वह एक पॉलिटिकल हमदर्द और क्योटिक सिचुएशन था जब किंग को एग्जाजिनेट किया गया था 1649 में। लेकिन 1688 में बगैर किसी खून खराबे के एक क्रांति मानी जाती है, तो इसको क्या कहा गया, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि और भी कुछ चीजें आप देखेंगे कि इस एज में होता, वह चीज क्या था, वह चीज ये था कि रॉयल सोसाइटी, दैट रॉयल सोसाइटी वाज established. Next point, that was the fifth point, the royal society was established in 1662, in 1662. It was done with the intention to translate
साइंटिफिक डिस्कवरी इन इंग्लिश। साइंटिफिक डिस्कवरीज इन इंग्लिश। देखिए एक चीज और भी, जो एज है वो एज किसके लिए, एक तो ये कि रॉयल सोसाइटी के लिए यह एज था, और यह कब होता है 1662 ईस्वी में। और रॉयल सोसाइटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, उसमें किंग का बाकायदा ग्रांट किंग ने दिया था, उनका बाकायदा परमिशन था। एंड यू विल कम टू नो कि जो रॉयल सोसाइटी थी इसका एक उद्देश्य यही था कि इट वॉज डन विद द इंटेंशन, दिस इज द इंटेंशन, हियर शुड बी आई, INTENTION है इंटेंशन। ये जो है इस इंटेंशन के साथ किया गया था टू ट्रांसलेट साइंटिफिक डिस्कवरी, वैज्ञानिक खोजें जो भी होगी उसको क्या किया जाएगा प्रोज में, या इस तरह से वैज्ञानिक खोजों से रिलेटेड अगर कोई चीज लैटिन में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया था। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम देखते हैं। दूसरा एक नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। यह एक जो था कॉफी हाउस भी इस समय शुरू होता है। पहली कॉफी हाउस इंग्लैंड में इस्टेब्लिश होती है 1667 में। द फर्स्ट कॉफी हाउस द फर्स्ट कॉफी हाउस वाज established in the first coffee house was established in 1667 1667 in England। इंग्लैंड में पहली कॉफी हाउस इस्टेब्लिश होती है। द फर्स्ट कॉफी हाउस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1667 इन इंग्लैंड। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है कि ये चीज रही है जो हमें, तो ये एक डेट है जो हमें ध्यान में रखना है। 1667 ईस्वी में दूसरा चीज की पहला कॉफी हाउस। नेक्स्ट पॉइंट, द एज इज आल्सो नोन एज द एज इज आल्सो known, ANOWN, the age is also known as age of Dryden, DEN, Dryden, an official laureate poet, official LAUREAT, an official laureate poet in the court of King Charles II, in the court of King Charles II। तो ये भी एक चीज हम हमें ध्यान में रखना है कि यह जो एज रहा है किसके नाम से जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन के भी नाम से जाना जाता है। ड्राइडन उस समय के लीडिंग पोएट थे, एज ऑफ ड्राइडन के भी नाम से जाना जाता है। और जो एज ऑफ ड्राइडन का रहा है, आप देखेंगे कि वह क्या थे, ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे। ही वाज एन ऑफिशियल लाउरिएट पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, और किसके कोर्ट में, किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्ट में। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एज ऑफ ड्राइडन एंड ऑफिशियल लाउरिएट पोएट इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड के दरबार के वह एक जो है लाउरिएट पोएट थे। तो दीज थिंग्स वी फाइंड, जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, या वी कम टू नो की हाउ द एज इज डिफरेंट। अगर अब आप देखेंगे जो एज ऑफ जॉन मिल्टन था वहां पे उतना ज्यादा मतलब एक तो पॉलिटिकल हमड्रम तो था ही, लेकिन किंगशिप नहीं थी,
वहां पे इस तरह की इसका चीज नहीं था कि मोनार्की है, कोर्ट है, लैंडलॉर्ड या लैंड लेडीज, उस तरह का कल्चर नहीं था, बल्कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, जहाँ पे ओलिवर क्रॉमवेल थे, ओलिवर फिर उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आए हैं, खुद मिल्टन का इंटरफेयर उसमें बहुत ज्यादा था। और मिल्टन जो उनके लैटिन सेक्रेटरी थे ओलिवर क्रॉमवेल के। लेकिन एज ऑफ ड्राइडिन में आप देखते हैं सब कुछ बदल जा रहा है। री इस्टेब्लिशिंग ऑफ मोनार्की का मतलब कि जो दरबार का जो कल्चर होता है उसी पैटर्न पे सारी चीजें, कि ऑफिशियल पोएट, जबकि जॉन मिल्टन बहुत बड़े पोएट थे, लेकिन जॉन मिल्टन लाउरिएट पोएट नहीं थे। तो लाउरिएट पोएट क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि वहां पे किंगशिप का जो समय था वही नहीं था, किंगशिप वहां था ही नहीं जो है। उस समय जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट उनके जमाने में थी और लाउरियरशिप खत्म हो चुका था। लेकिन लाउरियरशिप फिर से स्टैब्लिश होता है, और हम ये देखते हैं कि ये जो है जॉन ड्राइडन वहां के लाउरिएट पोएट बनते हैं। अब इसके अलावा एक चीज ये ध्यान में रखना है कि यह एज और किन किन चीजों के लिए फेमस रहा, क्या क्या और चीजें रही। तो 7 पॉइंट के बाद 8th पॉइंट में अगर हम लोग जाएंगे, तो द एज वॉज रिमार्केबल, द एज इज रिमार्केबल फॉर heroic couplet, comma satire, comma irony, comma courtly manner। जो एज है वह किसके लिए फेमस है? वह जो है हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है, आयरनी के लिए फेमस है, कोर्टली मैनर के लिए फेमस है, और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल हमड्रम, राजनीतिक उतार चढ़ाव के लिए, पॉलिटिकल हमड्रम, HUM, हम, DRUM, पॉलिटिकल हमड्रम। और इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे, देर इज एन अदर पॉइंट जिसके लिए एज फेमस है, एंड वह क्या था आपका? हीरोइक कप, नॉट हीरोइक कपड़े, हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी के लिए फेमस रहा है। हमडम क्योटिक सिचुएशन, नॉइज, राजनीतिक उतार चढ़ाव, हीरोइक ट्रेजिडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कामा डायरी राइटिंग, DIARY, डायरी राइटिंग। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, एंड व्हाट आर दीज थिंग्स कि वो कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए, डायरी राइटिंग के लिए, और तमाम तमाम चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं? रिमार्केबल फॉर व्हाट? इट्स रिमार्केबल फॉर हीरोइक कपलेट, नंबर 1 पॉइंट, सटायर नंबर 2 पॉइंट, आयरनी नंबर 3 पॉइंट, कोर्टली मैनर नंबर 4 पॉइंट, पॉलिटिकल हमडम नंबर 5 पॉइंट, हीरोइक ट्रेजिडी नंबर 6 पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक जगह, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि यह किस एज में आता है। इसकी ये सारी की सारी चीजें एक तरह से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर इन द एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। अगर कोई आपसे पूछता है कि हीरोइक कपलेट क्या है, पहले ही बता दिया गया, पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, जो पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स है इन आयाम्बिक पेंटामीटर, वो आपका क्या है? हीरोइक कपलेट है। तो पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर, दैट इज व्हाट? दैट इज हीरोइक कपलेट। सटायर क्या है? सटायर जो है एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है, इन विच व्हाट वी पास कमेंट ऑन समवन विद द इंटेंशन टू ब्रिंग आउट द शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक, एंड आल्सो it is expected that he, what are the follies or weak point he has in near future, that thing is going to be improved, that there is the possibility of the correctness इसमें। तो एक चीज ये होता है कि सटायर एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें किसी पर कमेंट किया जाता है और उस कमेंट का
एक मकसद ये होता है कि उस आदमी में जो भी शॉर्टकमिंग्स है, कमियां है उसके कैरेक्टर में, उसमें सुधार आएगा, और एक रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में ये बातें कही जाती हैं। तो जो आपका हीरोइक कपलेट है, ये तो एक तरह से मीटर के रूप में है या फॉर्म ऑफ वर्ड्स के रूप में है, जिसमें एक चीज ये आता है कि हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। और आयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या हो गया कि 5 फीट और 10 सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। ये सब चीजें पहले ही इसीलिए बता दिए थे जब पोइट्री पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी। और उस दिन भी मैंने क्वेश्चन किया था कि ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट में क्या फर्क है, निखत से मैंने क्वेश्चन किया था। और आज फिर निखत से ही मैं जानना चाहता हूँ। निखत, हैव यू ज्वाइन सेशन? हाँ बोलो भैया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्स एंड हीरोइक कपलेट? डिड यू गेट माय क्वेश्चन? ब्लैंक वर्स और हीरोइक कपलेट में क्या अंतर है? या बस ठीक है। जो हीरोइक कपलेट है वो जो है राइम्ड होगा और ब्लैंक वर्स अनराइम्ड होगा। बाकी जो मीटर आपका हीरोइक कपलेट में आयाम्बिक पेंटामीटर है, वही आयाम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में भी यूज किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया सटायर। सटायर मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें किसी आदमी के ऊपर यू पास कमेंट या comment is passed only to bring out the follies, and it is expected whatever the weak point it has, there is a slight chance of correctness, उसमें जो सुधार की गुंजाइश है। और रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में आयरनी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो तरह का मीनिंग निकलता है, मीनिंग ऑन सरफेस और मीनिंग अंडर सरफेस। एक मीनिंग जो है छुपा हुआ होगा, एक मीनिंग दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो छुपा हुआ है वही रियल मीनिंग होगा। इस तरह की चीजों को क्या कहा जाता है? आयरनी कहा जाता है। कोर्टली मैनर, मैनर ऑफ कोर्ट मतलब मैनर ऑफ किंग, क्वीन, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडीज, उसका अपना है। पॉलिटिकल हम ट्रम्प आप जानते ही कि कैसे जो है चार्ल्स सेकेंड को जब जो है बेबी नहीं हुआ था तो ये हुआ कि अब कौन जो है उनका सक्सेसर बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, तो उसको लेकर के जो राजनीतिक उठापटक हुई थी, उतार चढ़ाव, वो हमें जॉन डाइडन की जो का जो पोइट्री है एब्सलम एंड एचिटोफेन उसमें देखने को मिलता है। हीरोइक ट्रेजिडी आप जानते हैं कि ये भी जो है एक तरह का ट्रेजिडी है जिसमें जो थीम होता है लव एंड वैलर होता है, और यह जो है हीरोइक मीटर में लिखा जाता है। जॉन डाइडन इसके एक अच्छे प्रैक्टिशनर रहे हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर पर भी मैंने आपसे बात किया था, हीरोइक ट्रेजिडी भी मैं लिखवा चुका हूँ, कॉमेडी ऑफ मैनर भी मैं लिखवा चुका हूँ। अगर आपको याद होगा जब टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ा रहे थे उससे रिलेटेड सारा वीडियोज वहां पे पड़ा हुआ है। तो वी ऑल हैव गॉन विद दीज पॉइंट्स की क्या क्या चीजें रही है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कि कॉमेडी ऑफ माइनर, तो कॉमेडी ऑफ माइनर क्या होता है? या एक तरह का जो है कॉमेडी है जिसमें सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास के कल्चर को, वे ऑफ लिविंग को, उनके मैनर को लेके बात की जाती है। और यह रेस्टोरेशन एज में ही आया हुआ था। अगर आप जब ड्रामा का पार्ट खोलेंगे तो उसमें ये बात बताई गई है। डायरी राइटिंग को भी लेकर के जब आपको प्रोज पढ़ाया जा रहा था कि टाइप्स ऑफ प्रोज, तो वहां पे बताया गया था डायरी राइटिंग का। तो डायरी राइटिंग में जो है दो बड़े राइटर का नाम रहा है, जॉन इवलिन और सैमुअल पेपिस का नाम जो है, अगर याद होगा ये सारी बातें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक लेकर के? राइडर फर्स्ट ऑफिशियल पर, राइडर फर्स्ट ऑफिशियल पर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मुझे लगता है कि पूनम जी का ये, कहना है। हाँ, अब पहले जो है हो जाएगा, जब स्लाइड को हम जो है डिलीट करेंगे तो उस समय बैक आएंगे, उससे बता। नौ। अब उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें यहीं पर बात करना चाहिए, किसको लेकर के बात करना चाहिए? जॉन ड्राइडन को लेकर के बात करना चाहिए कि जॉन ड्राइडन का क्या कंट्रीब्यूशन एज अ राइटर रहा है, या
क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जॉन ड्राइडन को लेकर के जब आप बात करते हैं, तो रिमेंबर दैट कि जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल पोएट, जो भी चंद्र प्रकाश जी ने कहा था कि फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। सबसे पहली चीज की वो क्या है, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कि जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। दूसरा चीज, जब आप जॉन ड्राइडन के बारे में और बातें करते हैं तो एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल पोएट के साथ साथ अगर ये कहा जाए उनको कि फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में खास करके हीरोइक ट्रेजेडी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी उन्होंने किया था। तीसरा चीज की, जब आप हीरोइक ट्रेजेडी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि हीरोइक ट्रेजेडी दिस पार्टिकुलर पॉइंट को, बाकी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिया हूं, लेकिन एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ कि हीरोइक ट्रेजेडी a type of play having the having the theme of love and having the theme of love and valor। तो अगर आप देखेंगे एक सबसे एक तरह का प्ले है जिसका थीम क्या होता था, लव एंड वैलर। यह एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हीरोइक ट्रेजेडी का थीम क्या होता था, लव एंड वैलर। इट वाज रिटन इन हीरोइक मीटर। हीरोइक मीटर का मतलब हीरोइक कपलेट, इट वाज रिटन इन हीरोइक मीटर। जितना भी ज्यादातर हीरोइक ट्रेजेडी रही है वो हीरोइक मीटर में लिखी गई है, लेकिन जो है एक ऐसा पॉइंट रहा, जैसे इधर आप देखेंगे कि ये उससे रिलेटेड थर्ड पॉइंट बताया गया है, तो उसमें क्या बताया गया, हीरोइक ट्रेजेडी अ टाइप ऑफ प्ले हैविंग द थीम ऑफ लव एंड वैलर, इट वाज रिटन इन हीरोइक मीटर। अब यहाँ पे आपको ये समझना कि चौथा पॉइंट, इसका एक एग्जांपल, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव। ड्राइडन का ऑल फॉर लव एक प्ले है, और ये जो ऑल फॉर लव है, ये जो उनका क्या है कि ये एक ऐसा प्ले है जो हीरोइक ट्रेजेडी का एक बेहतरीन एग्जांपल, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज एन एग्जांपल ऑफ heroic tragedy based on Shakespeare's Antony and Cleopatra। Heroic tragedy based on Shakespeare's Antony and Cleopatra। This is another important point कि यह शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर बेस्ड ऑन है। दिस इज अनदर पॉइंट कि हीरोइक ट्रेजेडी based on Shakespeare's Antony and Cleopatra। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this point, especially with this point कि Shakespeare's Antony and Cleopatra, तो ये जो रहा है यहाँ पे एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनता है कि सारा का सारा चीज जो है किसमें होता है कि
जो उनका हीरोइक ट्रेजिडी था ज्यादातर वो तो हीरोइक कपलेट में लिखा जाता था, लेकिन यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया। क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है, तो इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स या ब्लैंक वर्स में लिखा गया, इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए कि कई बार पूछा जा चुका है कि हीरोइक ट्रेजिडी का थीम क्या होता है, लव और वायलर होता है, किसमें लिखा जाता है, हीरोइक मीटर में लिखा जाता है। हीरोइक मीटर का मतलब कि हीरोइक कपलेट, आयाम्बिक पेंटामीटर, और ड्राइडन का आल फॉर लव एक बेहतरीन एग्जांपल है आपका हीरोइक ट्रेजिडी का। और दूसरा चीज ये हीरोइक ट्रेजिडी आल फॉर लव इनका किस पर आधारित है? शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा पर आधारित है। लेकिन यह जो आल फॉर लव है यह किस में लिखा गया? यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया, ना कि हीरोइक कपलेट से। ये तीन चार पॉइंट आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ। डोंट फॉरगेट। हाँ, इसका सब टाइटल द वर्ल्ड विल लास्ट, ये भी पॉइंट चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया, लिखवा दे। पांचवा पॉइंट, इट्स सब टाइटल। इट्स का मतलब कि आपका अल्फा लव का इट्स सब टाइटल। इट्स सब टाइटल TITLE इज द वर्ल्ड विल लॉस्ट। द वर्ल्ड विल लॉस्ट। और अगर आप देखेंगे कि इनके अलावा जैसे मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ जो कि यहाँ जरूरत नहीं थी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सारा मैंने हीरोइक ट्रेजेडी का पूरा अलग एक क्लास लिया है, उसका वीडियो वहां पे है, आप वहां पे जरूर जा करके देखिएगा। मैं क्लास ओवर होने के बाद आपको ये बता दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, थोड़ा सा डिटेल्ड वे में। तो इसके अलावा भी, जॉन ड्राइडन के अलावा भी मैं एक नाम, कुछ नाम और भी लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से और राइटर रहे हैं जो जो इसके वो थे। एक नाम है एल्काना सेटल। एल्काना सेटल, SETTLE, एल्काना सेटल। नैटली, थॉमस आर्टवे, सर विलियम DAV नॉन। इतना तो आप लिखे, एल्काना सेटल, नैटली, और ये सारे के सारे लोग क्या रहे हैं? ये सारे लोग भी जो है वो थे हीरोइक ट्रेजिडी के राइटर रहे। एल्काना सेटल, नैटली, थॉमस आर्टवे, दे वर द वेल नोन राइटर्स ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। हीरोइक ट्रेजिडी के पॉपुलर राइटर में से रहे। इफ यू हैव डन इट लेट मी नो, तो मैं स्लाइड को डिलीट कर। थॉमस आर्टवे, OTWAY। विलियम डे एवी नाट, उसे मैं लिखवा दूंगा, उसे मैं लिखवाऊंगा। सबने नोट कर लिया है? तो, पूनम जी आप जो है बताइएगा, स्लाइड में जो है डिलीट कर रहा हूं, आप बताइएगा।
मुझे लगता है ये था, आपने बताया था 1 या 2। ये फर्स्ट पॉइंट था। restoration is re-establishing of monarchy in England in 1660। या उस समय जो आथर का हम लोग बता रहे थे, उसमें आथर का एक रह गए थे सर विलियम डी एविनांड करके, तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट नंबर 8 या 9 था। 7। सर विलियम डी एविनांड, AVENANT, wrote the Siege of Rhodes, RHODES, सर विलियम डी एविनांड। एक हीरोइक ट्रेजेडी थी जो उन्होंने लिखा था। बाकी और बहुत सारा आया हुआ, मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, आपको वही पोर्शन कवर करना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा। और ये तो जॉन ड्राइडन से रिलेटेड बात हो गई। जॉन ड्राइडन का इसके अलावा जो वर्क है, एक बड़ा फेमस वर्क है अब्सलम एंड अचीतोफेल, उनका पोइट्री का वर्क है, और भी कुछ चीजें रही हैं। अब्सलम एंड अचीतोफेल is his poetic work a beautiful example of a beautiful example of किसका? a beautiful example of political allegory, a beautiful example of political allegory। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है, 2 times example। नाउ द 9th पॉइंट, उन्हीं के समय में जो कॉमेडी ऑफ मैनर था, मैंने बताया था कि कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो एक तरह से जो अपर क्लास के लोग थे उनकी लाइफ को, द कॉमेडी ऑफ मैनर, द कॉमेडी ऑफ मैनर माइनस MANNERS प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ अपर क्लास पीपल। उनका जो मैनर था, वे ऑफ लिविंग था, एटीट्यूड था, प्रेजेंटेशन था, जो कुछ भी उनका अपना था, उसको प्रेजेंट करता है। तो द लाइव्स ऑफ अपर क्लास, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि ये द लाइव्स ऑफ अपर क्लास पीपल, अपर क्लास पीपल के लाइफ को प्रेजेंट करता है।
अब जो कॉमेडी ऑफ मैनर के प्रैक्टिशनर थे, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट या टेंथ पॉइंट। जो उसके प्रैक्टिशनर थे उसमें कुछ नाम है जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो विलियम कॉन्ग्रीव, GREV, विलियम कॉन्ग्रीव एक राइटर है। दूसरे राइटर है सर जॉर्ज एथरीज, सर GEORG, सर जॉर्ज एथरीज, कमा दूसरे राइटर हैं सर जॉन वैनब्रॉग, सर जॉन वैनब्रॉग, जॉर्ज फार्कुअर, FARQUHAR, एंड विलियम वाइकरली। एंड विलियम वाइकरली, ERLEY। तो यू विल कम टू नो कि ये सबके सब जो है बड़े राइटर थे। विलियम कॉन्ग्रीव एक नाम है, दूसरा नाम सर जॉर्ज एथरीज, तीसरा नाम है सर जॉन वैनब्रग, जॉर्ज फार्कुओ एंड विलियम वाइकरली आर well known well known writers of comedy of manner, are well known writers of comedy of manner, are well known writers of comedy of manner। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि ये सारा चीज आपको बता दिया गया है। और अलग से मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका सेक्शन ऐसा नहीं कि अगर मैं कॉमेडी ऑफ माइनर में यहाँ केवल कुछ राइटर का नाम बता दिया, एक पॉइंट बता दिया कि यह सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास की लाइफ को प्रेजेंट करता है, तो इतने से काम चल जाएगा। आपको जो टाइप्स ऑफ ड्रामा, जो मैंने पूरा सेक्शन, जो मैंने वीडियो 9 तारीख को स्टडी मटेरियल पे मैंने करीब 10 या 11 वीडियो ड्रामा से रिलेटेड किया है, उसमें जो है बाकायदा कॉमेडी ऑफ मैनर वगैरह और रेस्टोरेशन कॉमेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, ये सब चीजें हैं। तो रेस्टोरेशन एज अगर आपको समझना है तो उस एज के लिटरेचर को समझना पड़ेगा। उस एज के लिटरेचर में 3 खासियत रही है। एक तो ड्रामा में जो है कॉमेडी ऑफ माइनर, हीरोइक ट्रेजेडी, प्रोज में डायरी का काम हुआ था जो बहुत सिंपल है, वो तो अभी बता ही दिया जा रहा है। तीसरा चीज की पोइट्री में पॉलिटिकल सटायर, जेरूसलम और नेक्सी टाफिल का है, वो सब चीजें। तो इससे रिलेटेड जो अलग से वीडियो खासकर ड्रामा वाला है वो आप देख लीजिएगा वहां पर, क्योंकि उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे नोट करना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट दीज थिंग कि हाँ ये सारा के सारा चीज कॉमेडी ऑफ मैनर का या और तमाम चीजें रहा है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर को लेके एक क्रिटिक है जिनका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। लेस्ली स्टीफन ने कहा था इसको लेकर के, क्योंकि इसमें जो है लस्ट था, पैशन था, कोई मोरालिटी नहीं थी, गुडनेस नहीं था, बल्कि एक तरह से जो है इस विषय की अ, तमाम तरह की बहुत सारी गलत चीजें जो सोसाइटी जिसको नहीं स्वीकार करती है, जिसमें गैम्बलिंग है,
और तमाम चीजें जो है, चॉकलेट हाउसेज है, क्लब्स है, उस तरह की लाइफ को लेकर के इसमें दिखाया गया था। फैशनेबल लेडीज और लॉर्ड्स का उसमें वो भी इलिजिटिमेट रिलेशनशिप को लेकर के तमाम चीजें की गई थी। तो एक क्रिटिक है, इन्हीं सब चीजों को देख करके एक क्रिटिक है लेस्ली स्टीफन, LESLIE, लेस्ली स्टीफन। लेस्ली स्टीफन क्या कहते हैं? लेस्ली स्टीफन सेज, उन्होंने कहा था कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर है रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड्स, इट वाज, इट का मतलब कॉमेडी ऑफ मैनर, इट वाज रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड। डिड यू गेट द पॉइंट कि ये जो था कि क्या था कि लेस्ली स्टीफन क्रिटिक है, और इन्होंने बताया कि इट वाज रिटन फॉर whom, इट वाज रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड का मतलब कि नॉट अ गुड पीपल, मतलब अच्छे लोग नहीं, गंदे लोगों के लिए ब्लैक गार्ड्स, और फॉर रिटन बाय ब्लैक गार्ड्स फॉर ब्लैक गार्ड, ये उनका कमेंट रहा। बाकी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे अलग से मैं लिख भी दे रहा हूँ डायरिस्ट के बारे में, DIARISTS, डायरिस्ट। अब बार बार डायरी की डिफिनेशन बताना जरूरी नहीं है। दो डायरिस्ट थे, एक डायरिस्ट आपका सैमुअल पेपिस, और दूसरे डायरिस्ट आपके जॉन ईवलिन। EVE, EVLYN होगा, EVLYN। ये दो फेमस, सैमुअल पेपिस, PEPYS, सैमुअल पेपिस, दूसरा जॉन ईवलिन। डायरी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि डायरी इज व्हाट डे टू डे रिकॉर्ड रिटन विद द इंटेंशन टू read by himself, not to publish it। उसको जो है पब्लिश नहीं कराना था, बल्कि वह डे टू डे रिकॉर्ड होता, खुद के पढ़ने के लिए उस पे रहता। और सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी में लंदन फायर का भी जिक्र किया, विच हैपन 1665 में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है, लंदन फायर का। प्लेग का भी, हाँ, प्लेग और लंदन फायर, 65 66। और एक और चीज है, कुछ और उस समय के राइटर आए थे जिनका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरिस्ट के अलावा। प्रोज राइटर्स में इस एज के कुछ और भी हैं, प्रोज राइटर्स। उन प्रोज राइटर्स में एक है जॉन लॉक करके, JOHN, जॉन लॉक, LOCK। रोट, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एक किताब लिखा है, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जॉन लॉक रोट एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे राइटर हैं सैमुअल बटलर, रोट
एक उनका वर्क है यूडी ब्रास, सैमुअल बटलर का ह्यूडी ब्रास रहा है, बाकी उनका एसे ऑन कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रहा। इनका जो ह्यूडी ब्रास रहा है ये डांस जाइकोट का, सॉरी सर्वेंटिस का डांस जाइकोट की मॉडल पर रहा था। सर्वेंटिस ह्यूडी ब्रास बेस्ड ऑन सर्वेंटिस डांस जाइकोट। QUIXOCE डांस जाइकोट सर्वेंटिस था। इस पर रहा है, तो ये पॉइंट ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऐसा कोई और बहुत खास नहीं रहा है। तो इन दिस वे नाउ यू हैव डन दिस एज, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू व्हाट यू हैव टू डू। इस एज को कवर करने के लिए मैंने कल ही कहा था कि अगर मैं कोई भी नया एज पढ़ा रहा हूँ तो जो पहले का वीडियो है वो मैं वहां पे अपलोड कर दिया हूँ। स्टडी मटेरियल पे आप जाएंगे तो रेस्टोरेशन एज से लेकर के मुझे लगता है 3 वीडियो शायद आपको मिलेगा उस पर, वो मैंने कर दिया है। उसमें भी इस एज को लेके बहुत बहुत सारी बातें जो है वो मेरा पहले का लेक्चर था, उसमें लाइव लेक्चर भी है, कुछ मैंने शेयर करके भी किया है, तो इससे रिलेटेड आप वीडियो वहां पे पाएंगे। उस वो भी चीज आप कवर करिएगा। और साथ ही साथ ड्रामा में 2 सेक्शन कवर करिएगा, हीरोइक ट्रेजेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर। तो इससे जो अंदर की और उसकी पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू विल कम टू नो इसकी और क्या क्या खासियत होती है। तो नाउ कंक्लूडिंग दिस सेशन, yeah, and remember tomorrow there is a possibility that we will conduct a oral test, और वह जो oral test होगा किस पर होगा, आपका एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चार्टर, डार्क मिडिल एज, रिनेशा, ऑल दीज थिंग्स इस पर होगा। तो इन सब चीजों को जो है आप क्या करिएगा, कवर करने की कोशिश करिएगा। ठीक हो।